हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 9 भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित कौन सा अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार 1:50,000 मापनी के स्थलाकृतिक मानचित्र को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 मिनट इंटू 15 मिनट। 15 मिनट इंटू 15 मिनट अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार 1:50,000 मापनी के स्थलाकृतिक मानचित्र को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानचित्र माप मान को घटाने और बढ़ाने के लिए। पेंटोग्राफ का प्रयोग मानचित्र माप मान को घटाने और बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह पीतल अथवा एल्यूमीनियम का बना एक साधारण यंत्र होता है जिसकी सहायता से मानचित्रों तथा आरेखणों का निश्चित अनुपात में विवर्धन अथवा लघुकरण किया जाता है। यह यंत्र की रचना समांतर चतुर्भुज के सिद्धांत पर आधारित है और पीसोमीटर मानचित्र पर दूरी मापने का यंत्र होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक नक्शा RF 1/5500 पर खींचा गया है तो निम्न में से कौन सा प्रदर्शक भिन्न सही होगा यदि नक्शे को आधे से घटाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/11,000। अगला प्रश्न है, 50,000 के स्केल में चित्रित मानचित्र हेतु एक ग्राफिकल स्केल निर्मित करें तथा दूरियों का पठन किलोमीटर में करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। 50,000 के स्केल में चित्रित मानचित्र का ग्राफिकल स्केल 1:50,000 का अर्थ है मानचित्र की एक इकाई दूरी धरातल की 50,000 इकाइयों को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 1 इंच का स्केल जो RF में 4 मील का प्रतिनिधित्व करता है को परिवर्तित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, RF मापनी की इकाई होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंश और हर दोनों की एक ही इकाई। निरूपक भिन्न मापनी अंश और हर दोनों की एक ही इकाई होती है। यह मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि है। निरूपक भिन्न मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। इसे प्रायः भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखाने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा एक इकाई में होता है। इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र की मापनी में RF दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिनिधिक भिन्न।
अगला प्रश्न है, जब धरातल पर दो स्थानों की दूरी 500 किलोमीटर है और उन्हें मानचित्र पर 25 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है, तो निम्नलिखित प्रतिनिधि भिन्नों में से कौन मानचित्र के मापनी को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानचित्र के निम्नलिखित मापनी में से किस में बदलाव नहीं होता है जब मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखिक मापनी में। रेखीय या आलेखी मापनी के मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाए तो मानचित्र के मापनी में कोई बदलाव नहीं होता है। मापनी की आलेखी या रेखिक विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्हित होते हैं। इसे आलेखी मापनी या रेखीय मापनी कहते हैं। निरूपक भिन्न मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। कथनात्मक मापनी मापनी को लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी मानचित्र को बड़ा या छोटा किया जाता है तो निम्नलिखित मापनियों में से किस में बदलाव नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेखिक मापनी में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित मापनियों में से कौन सा स्थलाकृतिक मानचित्र पर नहीं दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकर्ण मापनी। मापनियों में कथनात्मक मापनी, निरूपक भिन्न तथा आलेखी मापनी द्वारा स्थलाकृतिक मानचित्र दर्शाया जाता है, जबकि स्थलाकृतिक मानचित्र विकर्ण मापनी पर नहीं दर्शाया जाता है। मानचित्र की मापनी को जब लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है तो उसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। मापनी की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्हित होते हैं। इसे आलेखी मापनी कहते हैं। निरूपक भिन्न मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर इन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मापनी में व्यक्त इकाइयों के उपयोग ने इस विधि को सबसे उपयुक्त बना दिया है। अगला प्रश्न है, मानचित्र की 5 मिलीमीटर का अर्थ है भूमि के पर से 5 किलोमीटर दूरी। ऐसे में मानचित्र का RF होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1:10 लाख। माना भूमि पर A और B की दूरी इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। मानचित्र पर A और B की दूरी इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर। RF इज इक्वल्स टू मानचित्र पर दूरी अपॉन जमीन पर दूरी। तो RF इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर अपॉन 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 लाख सेंटीमीटर। इस प्रकार 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। 5 अपॉन 50 लाख सेंटीमीटर। इसका सही आंसर 10 लाख सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर क्षेत्रफल गणना हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर उपकरण का उपयोग मानचित्र पर क्षेत्रफल गणना हेतु किया जाता है। इस उपकरण में एक छड़ की गति को मापा जाता है, जिसके एक सिरे को त्रिज्य चाप पर स्थिर करके उसके रेखापथ को सीमित कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल मापना है, एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग वायु की दिशा निर्धारित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर बने होते हैं। यह एक संशोधित बहुशंकुक प्रक्षेप है जिसे 1909 में हुई अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कॉन्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार 1:10 लाख मापनी पर समस्त संसार के स्थलाकृतिक अंश चित्र बनाने के लिए चुना गया था।
बहुशंकुक प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप को प्रयोग करने का सुझाव सर्वप्रथम 1891 ईस्वी में जर्मन भूगोलवेत्ता ए पेंक ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के शेप को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके साइज को विकृत कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्केटर प्रक्षेपण। मर्केटर प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित रखता है लेकिन यह उनके आकार को विकृत कर देता है। इस प्रक्षेपण पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। यह दिंगशीय प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप का उपयोग नौ संचालन, विश्व मानचित्र, एटलस मानचित्र, अपवाह प्रतिरूपों, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्ल बी मालवेड एक डैश कार्टोग्राफर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन। मालवीड एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिसे सर्वप्रथम 1805 में कार्ल ब्रेडन मालवीड नामक एक जर्मन मानचित्रकार ने बनाया था। इसी से इसे मालवीड प्रक्षेप अथवा मालवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ध्रुवीय जेनिथल बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.एच. लैम्बर्ट। जे.एच. लैम्बर्ट द्वारा ध्रुवीय जेनिथल बराबर क्षेत्र प्रक्षेपण को डिजाइन किया गया है, अतः निर्माता के नाम पर इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। इस समक्षेत्र प्रक्षेप में भूमध्य रेखा से दूर जाने पर क्षेत्रों की आकृति बहुत विकृत हो जाती है। इस पर कभी कभी संसार के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, परंतु भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर विश्व के मानचित्र को बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शंकु प्रक्षेपण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोन शंकु प्रक्षेपण। बोन शंकु प्रक्षेपण शंकु प्रक्षेपण है। बोन प्रक्षेप एक संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसको सर्वप्रथम रिगोबर्ट बोन ने बनाया था। समक्षेत्र प्रक्षेप होने के कारण इसे बोन का समक्षेत्र सांको प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप की रचना विधि एक मानक अक्षांश वाले साधारण शंकु प्रक्षेप से काफी मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना है कि एक मानक अक्षांश के शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए केवल मानक अक्षांश का विभाजन किया जाता है, जबकि बोन प्रक्षेप देशांतर रेखाएं बनाने के लिए समस्त अक्षांश वृत्तों को विभाजित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस प्रक्षेप की रचना प्रकाश स्रोत को ग्लोब से अनंत दूरी पर रखकर की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप की रचना प्रकाश स्रोत को ग्लोब से अनंत दूरी पर रख के की जाती है। प्रकाश के स्रोत की स्थिति के आधार पर प्रक्षेपों को नोमोनिक, त्रिविम एवं लंबकोणीय प्रक्षेपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नोमोनिक प्रक्षेप प्रकाश को ग्लोब के केंद्र में रखकर प्राप्त किया जाता है। त्रिविम प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत को समतल कागज के ग्लोब से सटे हुए भाग के विपरीत ग्लोब की परिधि में रखकर खींचा जाता है। ग्लोब के जिस बिंदु पर समतल सतह सटी होती है उसके विपरीत अनंत दूरी पर रखे प्रकाश के स्रोत के द्वारा लंबकोणीय प्रक्षेप खींचा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत की स्थिति पर आधारित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शंकु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर सीधी रेखा दो स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी दर्शाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोमोनिक प्रक्षेप। नोमोनिक प्रक्षेप पर सीधी रेखा दो स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी दर्शाती है। नेमोनिक प्रक्षेप को केंद्रीय प्रक्षेपण या रेक्टिलिनियर प्रक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है। नोमोनिक प्रक्षेप निम्न प्रकार का बनाया जाता है। पहला है नोमोनिक ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप, दूसरा है नोमोनिक विषुवतीय खमध्य प्रक्षेप। नोमोनिक ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्र वृत्त होते हैं, जिनके बीच की दूरी ध्रुव से बाहर की ओर तेजी के साथ बढ़ती है। इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा प्रकट नहीं की जा सकती। नोमोनिक खमध्य प्रक्षेप की विषुवतीय रचना में प्रक्षेप का तल ग्लोब को भूमध्य रेखा के किसी निश्चित बिंदु पर स्पर्श करता है तथा प्रकाश स्रोत की स्थिति ग्लोब के केंद्र पर है। अगला प्रश्न है, यूएसए एवं दूसरे देशों की कपास पेटी को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अति उपयुक्त होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलनाकार समक्षेत्री प्रक्षेप। यूएसए एवं दूसरे देशों की कपास पेटी को दर्शाने हेतु बेलनाकार समक्षेत्री प्रक्षेप अति उपयुक्त मानी जाती है। बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप को लैम्बर्ट के प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्लोब के विषुवतीय वृत्त पर सटे बेलन पर पड़ने वाली समांतर किरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समांतर एवं याम्योत्तर रेखाओं का प्रक्षेपण सीधी रेखा के रूप में तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए प्राप्त किया जाता है। ध्रुवों को विषुवत वृत्त के समान एवं समांतर दिखाया जाता है, इसीलिए उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों के आकार बहुत अधिक विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है। बेलनाकार समक्षेत्री प्रक्षेप 45 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच के क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे चावल, चाय, कॉफी, रबर तथा गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर किसी भी भूभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप में किसी भी भूभाग का सही आकृति दर्शाया जाता है क्योंकि यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है। सन 1569 में एक डच मानचित्रकार जेरार्डस मर्केटर ने इस प्रक्षेप की रचना की। यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित है। इस प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। बेलनी प्रक्षेप की तरह इसमें भी समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सीधी रेखा के द्वारा शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करना इसकी विशेषता है। इस प्रक्षेप पर किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा एक नियत दिक्जीति को प्रदर्शित करती है, जिसे रंभ रेखा या लेक्सोड्रोम कहते हैं। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश समांतर एवं याम्योत्तर रेखाएं अनंत होती है। इसमें अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। इस पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। मर्केटर प्रक्षेप विश्व के मानचित्र के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा एटलस मानचित्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह समुद्र एवं वायु मार्ग पर नौ संचालन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अपवाह प्रतिरूपों, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं तथा पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को दर्शाने के लिए यह मानचित्र प्रक्षेप उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप समुद्र मार्गों पर नौसंचालन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर ध्रुवों को नहीं दर्शाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुणों में से एक नहीं है?
इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। शंक्वाकार प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है न ही यथाकृतिक प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप पर ध्रुवों को एक चाप या एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। सभी समांतरक सकेंद्रित वृत्तों के चाप होते हैं तथा मानक समांतरक के साथ स्केल सही होती है। शंकु प्रक्षेप की रचना ग्लोब में किसी एक अक्षांश समांतर को स्पर्श करते हुए एक विकासनीय शंकु पर याम्योत्तर एवं समांतर रेखाओं के जाल की छाया को प्रक्षेपित करके की जाती है। इस अक्षांश समांतर को मानक अक्षांश समांतर या शंकु कहते हैं। ये चारों ही शंक्वाकार मानचित्र प्रक्षेपण के गुण हैं। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन सी को माना है, जो कि गलत है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। स्थलाकृतिक मानचित्र से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।